श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज है 17 जनवरी 2026। आज हम द हिंदू अखबार को फिर से खंगालेंगे, खास तौर पर यूपीएससी के नज़रिए से। और आज की कहानी ना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है भारत की रफ्तार, उसकी एम्बिशन जो हमें स्टार्टअप्स और बजट की उम्मीदों में दिखती है, और दूसरी तरफ है संतुलन बनाने की कोशिश, मतलब सिस्टम को मजबूत और जवाबदेह बनाने की ज़रूरत। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रफ्तार और संतुलन की ही कहानी है। तो आज हम इसी को जरा खोलकर समझेंगे। पहले हिस्से में बात होगी इकोनॉमी की, स्टार्टअप इंडिया के 10 साल, इंडस्ट्री बजट से क्या चाहती है और सोशल सिक्योरिटी का दायरा कितना बढ़ रहा है। और फिर दूसरे हिस्से में हम पॉलिटी और गवर्नेंस पर आएंगे। हाँ, जहां हम जजों की जवाबदेही पर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को समझेंगे और लद्दाख की मांगों और किसानों से जुड़े एक बहुत ज़रूरी बिल पर भी बात करेंगे। जी, तो चलिए इस गहरी डुबकी के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जो भारत की नई आर्थिक ऊर्जा का प्रतीक है, स्टार्टअप इंडिया। इस पहल को अब 10 साल पूरे हो गए और प्रधानमंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं वो तो मतलब चौंकाने वाले हैं। अकेले 2025 में करीब 44,000 नए स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं। जी, 44,000, और ये सिर्फ एक साल का आंकड़ा है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो 2014 में जहां 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे, आज उनकी संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है। 2 लाख से ज्यादा? जी, ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक तरह का एक्सप्लोजन है। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है, क्वालिटी की भी है। अच्छा, जैसे यूनिकॉर्न्स, मतलब वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। 2014 में हमारे पास सिर्फ 4 थे, आज ये संख्या लगभग 125 है। ये आंकड़े प्रभावशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये स्टार्टअप क्रांति सच में पूरे भारत तक पहुंच रही है या ये सिर्फ कुछ बड़े शहरों की कहानी है? ये बहुत ही जायज सवाल है और शुरुआत में ऐसा था भी, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। DPIIT का डेटा दिखाता है कि अब देश के 750 से ज्यादा जिलों में कम से कम एक स्टार्टअप तो है। सरकार की फंड ऑफ फंड स्कीम ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। और अब तो फंड ऑफ फंड्स 2.0 को भी मंजूरी मिल गई है, जिसका कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपए है। इसमें क्या कुछ नया है? यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है और यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी भी। इस नए फंड का खास फोकस डीप टेक पर है। डीप टेक मतलब वो टेक्नोलॉजी जो गहरी वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, यहाँ तक कि डिफेंस और एरोस्पेस। ये वो एरिया हैं जहाँ रातों रात सफलता नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा रिस्क कैपिटल चाहिए होता है। ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के लिए मौलिक टेक्नोलॉजी बनाने की महत्वाकांक्षा रखता है। ये जीएस पेपर 3 के लिए एक अच्छी केस स्टडी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई स्टार्टअप्स की महत्वाकांक्षा। अब बात करते हैं देश की स्थापित इंडस्ट्री की। आने वाले बजट को लेकर FICCI ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं, लेकिन एक बात बताइए, ये सिफारिशें तो लगभग हर साल ही आती हैं। इस बार ऐसा क्या खास है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। अगर हम मांगों को अलग अलग देखें तो वो रूटीन लग सकती हैं, पर अगर आप इन्हें एक साथ जोड़ के देखें तो एक बड़ा थीम उभर कर आता है। अच्छा, और वो क्या है? वो है रणनीतिक स्वायत्तता, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। फिक्की कह रहा है कि भारत को अपनी ग्रोथ के लिए अब बाहरी दुनिया पर निर्भरता कम करनी होगी, अपने घरेलू इंजनों को मजबूत करना होगा। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। जैसे रक्षा क्षेत्र में क्या सुझाव है? सबसे बड़ा सुझाव है कि कैपिटल आउटले को रक्षा बजट का 30% तक बढ़ाया जाए। ये वो पैसा है जो नए हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदने पर खर्च होता है, मतलब सेना का आधुनिकीकरण। साथ ही पूर्वी भारत में एक नया डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का भी सुझाव है। और निर्यात के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता तो ठीक है, पर वैश्विक बाजार में भी तो कम्पीट करना है। बिल्कुल, इसीलिए रोड टेप स्कीम के लिए बजट बढ़ाने की मांग है, ताकि हमारे निर्यातकों को टैक्स वापस मिल सके और उनका सामान सस्ता हो। और एक डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने का भी सुझाव है। और टेक्नोलॉजी में खासकर ड्रोन्स को लेकर भी कुछ बड़ी मांगे हैं ना? 1,000 करोड़ का एक अलग फंड भी। मतलब भारत सिर्फ एक ड्रोन यूजर नहीं बल्कि ड्रोन इनोवेटर और एक्सपोर्टर बने। ये सारे पॉइंट्स जीएस पेपर 3 के लिए बहुत अहम हैं। तो एक तरफ ये तेज रफ्तार इंजन है, लेकिन इस रफ्तार में कोई पीछे ना छूट जाए, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट भी जरूरी है। इसी से जुड़ी एक छोटी खबर है कि 1 करोड़ से ज्यादा नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। हाँ, SPD जैसी योजनाओं के जरिए।
ये ईपीएफओ और ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने की एक पहल है। ये खबर भले ही छोटी लगे, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये अर्थव्यवस्था के फॉर्मलाइजेशन का संकेत है। 1 करोड़ की संख्या सुनने में तो बड़ी लगती है, लेकिन हमारी वर्कफोर्स के साइज को देखते हुए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। अभी भी तो करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। बिल्कुल। भारत की कुल वर्कफोर्स का लगभग 90% हिस्सा आज भी असंगठित क्षेत्र में है। उस लिहाज से 1 करोड़ एक अच्छी शुरुआत है, पर मंजिल अभी बहुत दूर है। फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है किसी मजदूर के लिए प्रोविडेंट फंड, मतलब बुढ़ापे का सहारा, बीमारी में इलाज का भरोसा। ये उस संतुलन को साधता है जिसकी बात हम कर रहे थे। तो हमने आर्थिक महत्वाकांक्षा और उसके सामाजिक संतुलन की बात की, और यहीं से हम अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, राज व्यवस्था और शासन। और शुरुआत एक ऐसे फैसले से जो न्यायपालिका की अपनी जवाबदेही से जुड़ा है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दिया है। मामला यह है कि जस्टिस वर्मा पर दुर्व्यवहार के कुछ आरोप हैं और लोकसभा स्पीकर ने जांच के लिए एक समिति बनाई थी। जस्टिस वर्मा ने इसी समिति के गठन को चुनौती दी थी। उनका तर्क क्या था? मतलब एक जज के खिलाफ जांच की प्रक्रिया को चुनौती देना थोड़ा अजीब लगता है। उनका तर्क कानूनी बारीकियों पर आधारित था। उनका कहना था कि जब राज्यसभा ने उनके खिलाफ निष्कासन का नोटिस खारिज कर दिया था, तो फिर लोकसभा को उसी मामले में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो सुनने में काफी लॉजिकल लगता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों नहीं माना? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। बेंच ने अपने फैसले में कहा, जजों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय हटाने की प्रक्रिया को ही पंगु बनाने की कीमत पर नहीं आ सकते। कोर्ट ने शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को रेखांकित किया। क्या आप इस सेपरेशन ऑफ पावर्स को इस केस के संदर्भ में सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। मतलब ये कि कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका अपना काम करेगी और संसद अपना। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों अपने दायरे में स्वतंत्र हैं। एक सदन का फैसला दूसरे सदन को अपनी प्रक्रिया का पालन करने से नहीं रोक सकता। ये फैसला न्यायपालिका की जवाबदेही के बड़े सिद्धांत को स्थापित करता है। जीएस पेपर 2 के लिए ये एक लैंडमार्क केस स्टडी है। तो एक तरफ संस्थाओं की आंतरिक जवाबदेही पर बहस है और दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्से अपने लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगली खबर लद्दाख से है। गृह मंत्रालय ने 4 फरवरी को लद्दाखी नेताओं के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। हाँ, इसमें ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों शामिल होंगे और इनकी 3 मुख्य मांगें हैं: पूर्ण राज्य का दर्जा, जनजातीय दर्जा और सबसे जरूरी, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। ये 6ठी अनुसूची आखिर है क्या, और लद्दाख के लोग इसे लेकर इतने मुखर क्यों हैं? देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। ये इन क्षेत्रों को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का अधिकार देती है, जिनके पास अपनी जमीन, जंगल और रीति रिवाजों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। लद्दाख के लोगों को डर है कि उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। 6ठी अनुसूची उन्हें इससे एक संवैधानिक सुरक्षा देगी। लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना तो वहां के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग थी, तो अब ये नई मांगे क्यों उठ रही हैं? ये इस मुद्दे का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब लद्दाख जेएनके का हिस्सा था, तब उनकी मुख्य मांग अलग होने की थी। यूटी बनने के बाद वो मांग पूरी हो गई, लेकिन अब उन्हें अपनी पहचान और स्वायत्ता की चिंता है। जो सुरक्षाएं उन्हें पहले मिली हुई थीं, वो अब नहीं है। इसलिए अब वो केंद्र से सीधे अपने लिए ये सुरक्षा उपाय मांग रहे हैं। ये तो केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जी बिल्कुल। और चलिए अब आज की आखिरी खबर पर आते हैं, जो कृषि क्षेत्र से है। बहुप्रतीक्षित सीड्स बिल यानी बीज विधेयक शायद आने वाले बजट सत्र में पेश हो सकता है। इसे किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कानून बताया जा रहा है। इस विधेयक का लक्ष्य 3 चीजें हैं: किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और सिस्टम में पारदर्शिता। भारत में हर साल नकली या घटिया बीजों की वजह से किसानों को हजारों करोड़ का नुकसान होता है। इस बिल में ऐसा क्या खास है जो मौजूदा कानूनों से बेहतर होगा? इसकी सबसे क्रांतिकारी बात है हर बीज के पैकेट पर एक क्यूआर कोड का होना। किसान इस क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करके बीज के बारे में सब कुछ जान सकेगा। ये बीज कहाँ बना, किसने बनाया, इसकी शुद्धता कितनी है, किस डीलर ने बेचा, सब कुछ। अच्छा, तो ये एक तरह से बीजों के लिए आधार कार्ड जैसा हो गया? आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी।
इससे अगर कोई घटिया बीज बेचता है तो उसे तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। बिल में सजा के प्रावधानों को भी बहुत सख्त बनाया गया है। लेकिन इस बिल को लेकर कुछ चिंताएं भी तो थीं। किसान संगठन डर रहे थे कि कहीं यह पारंपरिक किस्मों को खत्म न कर दे। हाँ, और सरकार ने उस चिंता का संज्ञान लिया है। मंत्री ने साफ किया है कि किसानों द्वारा आपस में इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक बीजों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये बिल टेक्नोलॉजी और परंपरा के बीच संतुलन साधने का एक प्रयास है। तो आज हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम की रफ्तार से लेकर सुप्रीम कोर्ट के संतुलनकारी फैसलों तक एक लंबा सफर तय किया। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की चर्चा से एक बात साफ उभरती है। जैसे जैसे भारत एक हाईटेक महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था बनने की ओर दौड़ रहा है, वैसे वैसे हमारी शासन, कानूनी और सामाजिक संरचनाओं को भी उसी गति से परिपक्व होना होगा। रफ्तार और संतुलन को एक साथ चलना होगा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल भी है ना? बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि हम विकास और न्याय के बीच वो महीन संतुलन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि इसका लाभ एक बीज खरीदने वाले किसान से लेकर न्यायपालिका के उच्चतम स्तर तक और भारत के हर कोने तक समान रूप से पहुंचे। आज की चर्चा को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, जी, जिसमें 77वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि से लेकर चाबहार पोर्ट का रणनीतिक महत्व और ईरान में फंसे हमारे नाविकों का एक गंभीर मुद्दा शामिल है। और फिर दूसरे हिस्से में हम देश के अंदर के मुद्दों पर आएंगे। हाँ, जैसे एनसीआर में प्रदूषण, काजीरंगा का एलिवेटेड कॉरिडोर और एक बहुत ही दिलचस्प पहल, आदिवासी चिकित्सकों को औपचारिक मान्यता देना। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस की। इस साल मतलब 77वें गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि हैं उनकी घोषणा हो गई है। जी, और ये थोड़ा अलग है। इस बार कोई एक राष्ट्र प्रमुख नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय यूनियन के 2 बड़े नेता आ रहे हैं। हाँ, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन। तो ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है ना? हाँ। किसी एक देश की जगह पूरे ईयू को बुलाना। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। देखिए, भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो अब यूरोप को अलग अलग देशों के समूह के तौर पर नहीं बल्कि एक सिंगल यूनिफाइड स्ट्रेटेजिक एंटिटी के रूप में देखता है। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा मतलब जो अंडरलाइंग रीजन है वो है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कई सालों से अटका हुआ है। हाँ, उस पे तो बातचीत बहुत धीमी चल रही है। बिल्कुल। तो दोनों नेताओं को एक साथ बुलाना एक तरह से सर्वोच्च स्तर पर ये पॉलिटिकल विल दिखाना है कि अब इस डेडलॉक को तोड़ने का वक्त आ गया है। तो जब जीएस पेपर 2 में इंडिया ईयू रिलेशंस पर कोई सवाल आता है तो इस पॉइंट का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव है। परेड से जुड़ी भी कुछ खास बातें हैं। जी। इस बार की थीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर है और कुछ नई सैन्य टुकड़ियां भी हैं। भैरव बटालियन, शक्तिमान रेजिमेंट और ड्रोन शक्ति। ये नाम ही काफी कुछ बताते हैं। जी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये भारत की बदलती मिलिट्री डॉक्ट्रीन को दिखाते हैं। जैसे भैरव बटालियन हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए स्पेशली ट्रेंड हैं, जो मौजूदा बॉर्डर सिचुएशन में बहुत अहम है। और ड्रोन शक्ति, वो हमारी पहली इंटीग्रेटेड ड्रोन यूनिट है जिसमें सर्वेलेंस और अटैक ड्रोन्स एक साथ काम करेंगे। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट हैं ही, पर मेंस में ये इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में ही आगे बढ़ते हैं पश्चिम एशिया की ओर। चाबहार पोर्ट। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। खबर यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की चेतावनियों के बावजूद भारत इस प्रोजेक्ट पर ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, अमेरिका ने 26 अप्रैल 2026 तक के लिए एक कंडीशनल वेवर तो दिया है, मतलब सशर्त छूट। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे विदेश मंत्रालय का बयान कि ईरान से हमारे रिश्ते लॉन्ग स्टैंडिंग हैं और इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ये आत्मविश्वास दिखाता है। लेकिन 2019 में तो हमने अमेरिकी दबाव में आकर ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो इस बार ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? क्या कुछ बदला है? यही तो इस खबर की असली गहराई है। वो जो 2019 का अनुभव था वो एक तरह से एक सबक था। सबक कैसे? हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता करके ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, पर बदले में हमें अमेरिका से कोई खास स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं हुआ।
तो अब भारत समझ गया है कि उसे अपने हितों की रक्षा के लिए ग्लोबल पावर्स के बीच एक बैलेंस बनाना होगा, किसी एक के दबाव में नहीं आना है। तो चाबहार उसी स्वायत्तता का प्रतीक है। बिल्कुल, चाबहार हमारे लिए पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। ये नॉन नेगोशिएबल है। ये भारत की रिएक्टिव से प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की तरफ एक बड़ा कदम है। तो ये जीएस पेपर 2 में पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स टॉपिक के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। एग्जैक्टली आप 2019 और आज के स्टैंड को कंपेयर करके दिखा सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति में कैसी मैच्योरिटी आई है। ईरान से जुड़ी एक और खबर है जो मानवीय और कानूनी दोनों नजरिए से बहुत गंभीर है। आप उन 16 भारतीय नाविकों की बात कर रहे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। जी, उनके परिवार वालों का आरोप है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने उनके जहाज पर गोलीबारी की और उन्हें जबरदस्ती बंदे जस्क ले गए। ये इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ और मैरिटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 दोनों का साफ साफ उल्लंघन है। और दोनों ही संधियों पर भारत और ईरान दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नाविकों के फोन, लैपटॉप सब जब्त कर लिए गए हैं और कोई फॉर्मल डिटेंशन ऑर्डर भी नहीं दिया गया है। ऐसे में उनसे संपर्क करना तो नामुमकिन है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण टर्म आता है कॉन्सुलर एक्सेस। कॉन्सुलर एक्सेस। जी, वियना कन्वेंशन के तहत ये हर देश का अधिकार है कि वो विदेश में हिरासत में लिए गए अपने नागरिकों से संपर्क कर सके और उन्हें कानूनी मदद मुहैया कराए। कोर्ट ने भी सरकार को यही निर्देश दिया है। तो ये जीएस पेपर 2 में इंडियन डायस्पोरा से जुड़े मुद्दों के लिए एक महत्वपूर्ण केस बन जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ 16 नाविकों का मामला नहीं है, ये विदेशों में लाखों भारतीयों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने की भारत की क्षमता का एक टेस्ट केस है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय पटल से देश के अंदर आते हैं और यहाँ की एक 12मासी समस्या पर जो सर्दियों में और गंभीर हो जाती है, प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर की हवा। जी, हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब हो गई और CAQM ने ग्रैप का स्टेज 3 लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि पूरे एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर रोक लग गई है। और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाली 4 पहिया गाड़ियों पर भी पाबंदी है। जी हाँ, और 5वीं कक्षा तक के स्कूल भी हाइब्रिड मोड में चलेंगे। लेकिन सवाल वही है, हर साल यही होता है, सर्दी आती है, प्रदूषण बढ़ता है, कुछ पाबंदियां लगती हैं, ये एक विशेष साइकिल है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यूपीएससी मेंस में आपसे यही पूछा जाता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हैं। तो ये ग्रैप क्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, GRAP एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। ये बीमारी का इलाज नहीं, बस लक्षण को दबाने जैसा है। असली सॉल्यूशन तो सिस्टेमिक चेंजेस में है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना, जैसा कि खबर में दिल्ली सरकार की 2029 तक 14,000 बसें करने के प्लान का जिक्र है। साथ ही इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट और सबसे बड़ा मुद्दा पराली जलाना। जब तक इन सब पर एक साथ पूरे साल काम नहीं होगा, तब तक हम हर साल इसी तरह इमरजेंसी मेजर्स लेते रहेंगे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। बिल्कुल। आपके मेंस के आंसर में ये दिखना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपायों के बीच का फर्क समझते हैं। पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है, असम से। काजीरंगा नेशनल पार्क वाली? जी, प्रधानमंत्री वहां एक एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक बेहतरीन पहल है और विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का एक कोशकोशीय उदाहरण है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, काजीरंगा से जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो जानवरों के प्राकृतिक गलियारे को काटता है। इससे अक्सर जानवर, खासकर हाथी और गेंडे, गाड़ियों से टकराकर मर जाते हैं। तो ये कॉरिडोर एक तरह से जानवरों के लिए एक ओवरब्रिज या अंडरपास जैसा होगा? बिल्कुल। ट्रैफिक ऊपर से गुजर जाएगा और जानवर नीचे से बिना किसी रुकावट के आ जा सकेंगे। इससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से उस नाजुक इकोसिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? सवाल बिल्कुल जायज है और यही क्रिटिकल एनालिसिस यूपीएससी आपसे चाहता है। कंस्ट्रक्शन फेज में डिस्टर्बेंस जरूर होगा। तो उसका क्या समाधान है? समाधान है मजबूत एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और कंस्ट्रक्शन को नॉन माइग्रेटरी सीजन में तेजी से पूरा करना। पर जो इसका लॉन्ग टर्म फायदा है वो इस टेम्परेरी डिस्टर्बेंस से कहीं ज्यादा है। जीएस पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से जुड़े सवालों में आप इस तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस का जिक्र कर सकते हैं। को मान्यता देने वाली खबर। जी,
केंद्र सरकार ने 1 लाख आदिवासी चिकित्सकों यानी ट्राइबल हीलर्स को औपचारिक रूप से मान्यता देने का लक्ष्य रखा है। ये एक लैंडमार्क पहल है। इसे सिर्फ एक और वेलफेयर स्कीम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में भागीदार मतलब पार्टनर्स के रूप में देख रही है। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल। अब तक हम उनके पारंपरिक ज्ञान को अक्सर अनदेखा करते आए थे। तो अब इस ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ा जाएगा? हाँ, इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और एम्स नई दिल्ली के बीच एक MOU भी साइन हुआ है। अच्छा, और इसके तहत एक भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा ट्राइबल स्पेसिफिक हेल्थ डेटा इकट्ठा करना। अभी तक हमारे पास जो भी डेटा होता है वो जनरल पॉपुलेशन का होता है। ये ऑब्जर्वेटरी मलेरिया, लेप्रेसी, टीबी जैसी बीमारियों पर फोकस करेगी जो आदिवासी इलाकों में ज्यादा होती हैं। तो ये उनके ज्ञान का सम्मान भी है और उन तक डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर पहुंचाने का एक जरिया भी। एग्जैक्टली। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक खूबसूरत मॉडल है। GS पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस और हेल्थ के टॉपिक्स के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज हमने 6 बहुत ही अलग-अलग लेकिन बेहद जरूरी विषयों को समझा। जी, EU नेताओं के दौरे की कूटनीति से लेकर चाबहार पोर्ट की रणनीतिक मजबूरी तक, और दिल्ली के प्रदूषण की चुनौती से लेकर काजीरंगा और आदिवासी चिकित्सकों जैसे संगठनात्मक समाधानों तक। और आज की चर्चा से एक बात साफ होती है कि भारत की विदेश नीति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। वो कैसे? देखिए, एक तरफ चाबहार में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है तो दूसरी तरफ काजीरंगा में स्ट्रेटेजिक कंजर्वेशन की। दोनों ही जगह भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर नए और आत्मविश्वास से भरे रास्ते अपना रहा है। इन कनेक्शंस को समझना ही UPSC की तैयारी का असली सार है। आपको आज की ये चर्चा कैसी लगी, हमें अपने फीडबैक में जरूर बताएं। आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एनालिसिस के लिए हमारे YouTube चैनल श्रुतिपीडिया को सब्सक्राइब करें। और इस पूरी चर्चा के PDF नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक डेटा से जोड़ रही है, क्या इसी तरह का मॉडल पारंपरिक कृषि या जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। जय हिंद। जय हिंद।